दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका में। दोस्तों, जैसा कि मैं काफी दिनों के बाद एक बार फिर आपके डिमांड पर आपके बीच आया हूं। जी हां दोस्तों, आज से बिहार बोर्ड के 2022 के मैट्रिक एस्पिरेंट्स के लिए मैं वीवीआई सेशन लेकर आया हूं। वीवीआई सेशन में मैं इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो मैट्रिक के कैंडिडेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है और आपको एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जानते हैं आज का सेशन है क्लास 10th इंग्लिश का और इंग्लिश के बुक पैनोरमा से मैं 100 वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। चूंकि एक वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करना संभव नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बना दिए हैं। तो आज का ये फर्स्ट पार्ट है पैनोरमा का और पैनोरमा 2 सेक्शंस में है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं प्रोज सेक्शन और इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 25 प्रश्नों को सीखेंगे। फिर आगे के प्रश्नों के लिए हम अगले पार्ट के वीडियोस देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोज सेक्शन का क्वेश्चंस का ये पहला स्लाइड। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो निम्नलिखित प्रश्न है, बेस्ड है आपके प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक पैनोरमा से और प्रोज सेक्शन से लिए गए हैं। प्रोज सेक्शन के अंतर्गत 8 चैप्टर्स हैं, उनसे हमने मोस्ट वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 25 क्वेश्चंस इस पार्ट में दिए हैं। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है The Pace for Living. The Pace for Living is written by. Pace for Living चैप्टर का नाम है और इसके राइटर कौन है ये बताना है आपको दोस्तों। तो Pace for Living के राइटर ऑप्शन ए ऑंग सान सू की, ऑप्शन बी टॉनी मॉरिसन, ऑप्शन सी आरसी हचिंसन और ऑप्शन डी सत्यजीत रे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आरसी हचिंसन। यह दोस्तों पेस फॉर लिविंग के राइटर है आरसी हचिंसन यानी रॉय कॉरिटन हचिंसन। अगला प्रश्न है द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। नरेटर ने मिस्टर विलियम को मना किया पत्तियों को जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पत्तियां क्या है इकोलॉजी के लिए या एयर के लिए? एक्सीलेंट है, बी बैड है, सी गुड है, डी हेल्पफुल है। दोस्तों, जब पत्तियां जलती हैं तो वो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के लिए बुरा ही होती है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी बैड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वेरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। मतलब नरेटर को प्रत्येक लोगों ने क्या कहा कि वो स्क्वेरल यानी गिल्लू, ये गिल्लू चैप्टर से है ये प्रश्न, गिल्लू नामक जो स्क्वेरल है वो डैश नहीं रहेगी, मतलब मूव नहीं करेगी। ऑप्शन ए, बी ईट नहीं करेगी, सी लीव नहीं करेगी और डी स्लीप नहीं करेगी। दोस्तों, जब कौवों द्वारा उसको बुरी तरह अटैक किया गया तो सबका मानना था कि वो स्क्वेरल बचेगी नहीं। जी दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी लीव, जीवित नहीं रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 4। इन दिस लेसन, इस पाठ में द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विद डैश फिल्म्स। जो आपका पार्ट है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, उस पार्ट से लिया गया प्रश्न है। इसमें लेखक कहता है, कंपेयर करता है भारतीय फिल्मों को किन फिल्मों से? कोरियन से, जापानीज से, वेस्टर्न से, पाकिस्तानी से। ये दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसमें ऑथर सत्यजीत रे ने वेस्टर्न फिल्मों की तुलना किनसे की है? भारतीय फिल्मों से की है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। राइटर है ऑंग सान सू की, जो लड़ रही थी बर्मा में किसके लिए? डैश के लिए। ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी के लिए यानी लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन बी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के लिए, ऑप्शन सी मोनार्की यानी राजतंत्र के लिए, या ऑप्शन डी ट्रेनी अत्याचार के खिलाफ या अत्याचार के लिए। तो दोस्तों बर्मा में डेमोक्रेसी के लिए ऑंग सान सू की ने फाइटिंग स्टार्ट की थी।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के पहले 5 प्रश्न और उनके आंसर। आई होप आपने अच्छे ढंग से इसको समझ लिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड यानी छठा क्वेश्चन है द ओल्ड वुमन वॉज। ये क्वेश्चन लिया गया है वंस अपॉन अ टाइम से, जिसके राइटर टॉनी मॉरिसन है। तो उसमें कहानी है में एक बूढ़ी औरत थी। अब उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो क्या थी? ऑप्शन ए फुलिश थी, ऑप्शन बी वॉइस थी, ऑप्शन सी शाई थी, ऑप्शन डी बोल्ड थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ी औरत थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स डैश। भारतीय संस्कृति, ये दोस्तों इंडियन कल्चर से लिया गया प्रश्न है। भारतीय संस्कृति अमेजिंग है, अद्भुत है, क्योंकि ऑफ इट्स, इसके, किसके लिए? इसके मिथक के लिए। मिथ मतलब होता है पौराणिक कथाएं, उन कहानियों की वजह से इंडियन कल्चर अमेजिंग है, या लॉजिक की वजह से, या वाइटलिटी की वजह से, या करेज की वजह से। तो लॉजिक तर्क होता है, करेज साहस होता है, और वाइटलिटी जीवन शक्ति होती है, प्राण शक्ति होती है दोस्तों। तो इसी की वजह से हमारा भारतीय संस्कृति क्या है? अमेजिंग, अद्भुत है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। इन दिस स्टोरी, 8वां प्रश्न एक स्टोरी से लिया गया है, वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी से लिया गया है। इस स्टोरी के जो ऑथर है वो कहते हैं, क्या दिखाते हैं? हाउ लिटिल चिल्ड्रेन, सॉरी 8वां जो आपका चैप्टर है वह लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसमें ऑथर बताता है कि किस प्रकार छोटे बच्चे कभी कभी बिहेव करते हैं इन अ मोर मैच्योर्ड मैनर, मतलब अधिक प्रौढ़ तरीके से व्यवहार करते हैं। और जैसे मैच्योरिटी की बात होती है तो ये मैच्योरिटी किसके अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर होता है क्या? प्लांट्स के अंदर होता है क्या? सेंट्स के अंदर होता है क्या? एडल्ट्स के अंदर होता है। तो ये मैच्योरिटी की बात एडल्ट्स के लिए होती है। तो कभी कभी बच्चों का व्यवहार भी बिल्कुल एडल्ट्स की तरह ही होता है, ये ऑथर ने बताया है अपने कहानी के माध्यम से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 फिर से आ जाते हैं चैप्टर 1 में, यानी पेस फॉर लिविंग से लिया गया प्रश्न है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ। ऑथर ने जो नाटक देखा था उसका मुख्य पात्र क्या था? एक डैश कॉर्न मर्चेंट था, कैसा कॉर्न मर्चेंट था? एल्डरली था, हैंडीकैप्ड था, यंग था, डायबिटिक था। दोस्तों वो बूढ़ा वृद्ध मक्का व्यापारी था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है जिम आस्क्ड मिस ग्रीनी। जिम ने मिस ग्रीनी से कहा टू कीप, रखने के लिए, क्या रखने के लिए? पुराने न्यूज़पेपर्स को। किसके लिए? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए। क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन क्या करते थे? पुराने पेपर को क्या करते थे? डैश करते थे, वही बताना है हमें। ऑप्शन ए में बर्न जलाते थे, ऑप्शन बी बाउट खरीदते थे, ऑप्शन सी रीड पढ़ते थे, ऑप्शन डी कलेक्टेड जमा करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, वो पुराने न्यूज़पेपर्स जब लोग रखते थे अपने घर में तो बच्चे क्या होते, स्कूल गोइंग बच्चे उनको जमा करते थे, यानी गैद कलेक्ट करना। तो आपका डी है आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हो गए और ये सारे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप सभी अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 11 फिर गिल्लू से लिया गया प्रश्न है गिल्लूज फेवरेट फूड वाज डैश। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए एग्जाम में है, तो याद रखेंगे। गिल्लू नामक गिलहरी का फेवरेट फूड क्या था? राइस था, ब्रेड था, काजू था, जैम था। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा सी, काजू। करेक्ट आंसर क्या है? सी, यानी गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू था। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। इसमें ऑथर कहता है कि सिनेमा डैश करता है, क्या करता है सिनेमा? इन वेरियस मेजर्स, विभिन्न प्रकार के मापदंडों के लिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि सिनेमा पोएट्री का, म्यूजिक का, पेंटिंग का, ड्रामा का, इस सब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो सिनेमा में ही सारी चीजों को पुट किया जाता है, चाहे ज्यादातर रूप में किया जाए या माइनर रूप में किया जाए, इसलिए ये सब एक जगह कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो आपका ऑप्शन जो कंबाइंस है वो करेक्ट आंसर है। सिनेमा कंबाइंस करता है इन सारी चीजों को, ज्यादा रूप में या कम रूप में। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू ऑन्ग सान सू की। जी हाँ दोस्तों, ऑन्ग सान सू की जो राइटर है एक्सेप्टेंस स्पीच के, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था।
नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था वही बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1991। दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न को, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1991 में आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14, प्रश्न संख्या 14। द यंग पीपुल आस्क्ड द ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन। युवा लोगों ने बूढ़ी औरत से एक प्रश्न किया, हुज आंसर, जिसका उत्तर कुड ओनली बी गिवन, केवल दिया जा सकता है, बाय वन हु कुड, उसके द्वारा जो कर सकता है। क्या कर सकता है? हियर कर सकता है, स्मेल कर सकता है, रीड कर सकता है, सी कर सकता है। दोस्तों तो यंग लोगों का जो प्रश्न पूछा गया था ओल्ड वुमन से, उसका उत्तर केवल वो लोग ही दे सकते हैं जो देख सकते थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर द डैश पोर्ड इनटू हिज लैंड्स। यानी आधुनिक रिसर्च से यह साबित हुआ है, आधुनिक खोजों से यह साबित हुआ है कि हमारे धरती पर आतंकवादी नहीं कहेंगे, आक्रमणकारी कहेंगे, इन्वेडर्स आक्रमणकारी कहते हैं। तो आक्रमणकारियों में सबसे पहले किन आक्रमणकारियों से पहले भी आक्रमणकारी आए थे? तो ऑप्शन ए है आर्यंस, ऑप्शन बी है अमेरिकन, ऑप्शन सी है जापानीज, ऑप्शन डी है मुगल्स। तो ये सारे आक्रमणकारी हमारे भारत पे आए। तो इनमें आर्यन से पहले भी, तो ऑप्शन ए आपका आर्यंस आंसर सही आंसर है। तो इनसे पहले भी बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, आर्यन पहले इन्वेडर्स नहीं थे। तो आई होप आपने इन 15 प्रश्नों को अच्छे ढंग से सीखा। चलिए देर न करते बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 जो है, मलाशाज डैश केम आउट, मलाशा की डैश बाहर आई एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग अकुलियाज मदर, और स्टार्ट कर दी डांटना किसको? अकुलियाज की माँ को। तो दोस्तों यहाँ तो हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि अकुलिया की माँ को डांटे कौन? तो मलाशा की कौन? पिताजी तो डांटेंगे नहीं, भाई डांटेगा नहीं, बहन डांटेगी नहीं, माँ ही डांटेगी। तो दोनों के माँ के बीच झगड़ा होता है इस कहानी में, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। स्लो थिंकर्स, जी हाँ दोस्तों, स्लो थिंकर की बात हो रही है, मतलब पेस फॉर लिविंग की बात हो रही है। तो स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज, उनके पास एक नुकसान होता है, एक हानि क्या होती है? व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, जब बात कमाने की आती है तो क्या कमाते हैं? कमाने की बात होती है जिसमें वो कमा नहीं पाते हैं। तो कार तो कमाने में होती नहीं है, फैक्ट्री, लिविंग, हॉलीडे। जी हाँ दोस्तों, अर्निंग लिविंग का किया जाता है, यानी जीविका का किया जाता है। तो जीविका कमाने के मामले में स्लो थिंकर्स क्या होते हैं? डिसएडवांटेज होता है, उनके साथ नुकसान होता है उनका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश and save ecology if he did not use his car for traveling to short distances। जिम जो इकोलॉजी बीट का हीरो है, वो मिस्टर जॉनसन से क्या कहता है कि यह कम कर देगा। तो कम किसको करेगा भाई? पेट्रोल को कम करेगा, पॉल्यूशन को कम करेगा, वेट को कम करेगा, डीजल को कम करेगा। तो अगर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए कार का यूज नहीं किया जाए तो उससे क्या होगा? इकोलॉजी बचेगा और कमेगा पॉल्यूशन, क्योंकि कार चलाने से धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो छोटे छोटे जगहों पर कार से जाने से अच्छा है कि पैदल ही जाया जाए। तो इसलिए मिस्टर जॉनसन को जिम सलाह देता है कि इससे पॉल्यूशन कमेगा और इकोलॉजी बचेगा जब आप छोटे छोटे दूरियों के लिए कार का यूज ना करेंगे। तो ये दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉल्यूशन। ये रिड्यूस करेगा किसको? पॉल्यूशन को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19। महादेवी वर्मा जो गिल्लू के राइटर है, वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द, जो एक लीडिंग पोएटेस है डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। स्कूल ऑफ पोएट्री किस स्कूल ऑफ पोएट्री के है? ऑप्शन ए छायावादी के है, ऑप्शन बी रिवोल्यूशनरी के है, ऑप्शन सी भक्ति के है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इन तीनों में से किसी के नहीं। तो दोस्तों चूंकि आप जानते हैं महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए छायावादी होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। What our cinema need above everything else is a style, an idiom, a sort of dash of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। दोस्तों हमारे भारतीय सिनेमा को जो सबसे बढ़कर जो चीज चाहिए वो होती क्या है? स्टाइल होती है,
एक इडियम फ्रेजेस इडियम होती है, कहावत होती है, या शॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी। जी दोस्तों, यह आइकोनोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जो सिनेमा के टर्म में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है द नॉलेज ऑफ इमेज, द स्टडी ऑफ इमेज को हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सिनेमा के लिए जो हमारे भारतीय सिनेमा को चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अगले 5 प्रश्न। तो आपने देखा इन प्रश्नों के उत्तर, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए बार बार इसको पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, यानी अंतिम 5 प्रश्न की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 21 के रूप में। एरिस firmly believed that his mother would have accepted that prize for all the days of Burma, not for herself। ये दोस्तों जानते हैं एरिस कौन है? ये एक्सेप्टेंस स्पीच से लिया गया प्रश्न है। एरिस ऑन्ग सान सू की के पुत्र है, जो अपनी माँ की जगह पर उनका नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं। तो एरिस को ये विश्वास था कि उनकी माँ इसको एक्सेप्ट करती, इस प्राइज को एक्सेप्ट करती। किसके लिए? फॉर ऑल द डैश। किसके लिए? पीपल के लिए, मॉन्क्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, सोल्जर्स के लिए। दोस्तों उनकी माँ बर्मा के लोगों के लिए करती, न कि अपने लिए करती। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीपल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द ओल्ड वुमन वाज डैश इनफ। वो बूढ़ी औरत डैश इनफ थी टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, कि वह नहीं कर सकती थी मदद किसके? युवा लोगों की। तो क्या थी? बुजुर्ग काफी स्टूपिड नहीं थी, इंटेलिजेंट, तेज थी, सस्पिशियस, स्ट्रॉन्ग। तो तेज थी, वाइज थी, तो मतलब तेज थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक। भारतीयों ने दिखाया है शक्ति क्या बनाने के लिए? कम चांस, ज्यादा चांस, अधिक चांस, विशालकाय चांस। तो दोस्तों नए सिचुएशंस के यूज करने में भारतीय थोड़ा सा पीछे रहते हैं, इसलिए उनको बहुत कम चांसेस मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, लिटिल चांसेस। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट 24 की तरफ। कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स। कल्चर, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो हमेशा से कॉम्प्लेक्स डैश रही है। तो स्ट्रैंड्स का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के पक्षों के बीच, जैसे महत्वपूर्ण, वाइटिलिटी, इन सारे पक्षों के बीच हमारा जो संस्कृति है वो काफी क्या कॉम्प्लेक्स, जटिल रही है। तो स्ट्रैंड्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए न 2 होगा, न 3, न 4। आंसर होगा मैनी। विभिन्न प्रकार के बहुत से स्ट्रैंड्स जो वैरी करते हैं, भिन्न भिन्न महत्वों की बात होती है, प्राण शक्ति की बात होती है, इन सब से मिलकर हमारा जो संस्कृति है वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रहा है हमेशा से। तो ऑप्शन डी मैनी याद रखेंगे। कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स, मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ वैरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटिलिटी। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है द ओल्ड वुमन ट्राइड टू मेक एवरीवन। ये लिया गया लिटिल गर्ल्स वाइजर देन से, कि बूढ़ी औरत ने कोशिश किया प्रत्येक लोगों को ये समझाने के लिए कि आज ईस्टर का दिन, ईस्टर एक त्यौहार होता है, आज त्यौहार का दिन है, और इस दिन का हमें इस दिन को बिताना चाहिए किस रूप में? सैडली, हैप्पीली, एंग्रीली या जीलसली। दोस्तों कोई भी त्यौहार का दिन हमें खुशी खुशी बिताना चाहिए, तो आंसर होगा हैप्पीली। और इस प्रकार से आप हैप्पीली, आपने 25 क्वेश्चन को भी देख लिया। तो चलिए देखते हैं इस बार इसके सारे आंसर्स एक साथ आंसर शीट में। ये आपका आंसर शीट है आज के 25 प्रश्नों के लिए। और क्वेश्चन 1 सी, 2 बी, 3 सी, 4 सी, 5 ए। आप उन प्रश्नों से अपने आंसर्स को इसको मैच करेंगे और एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। दोस्तों ये थे आज का पार्ट 1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें और